नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको निमरा सुंदर जी ने लिखा है। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 149। ठीक, पढ़ेंगे क्या है? निमेटोलॉजी। निमेटोलॉजी का हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसमें हम निमेटोलॉजी खत्म कर देंगे। इसके बाद हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे प्लांट ब्रीडिंग। ठीक, तो इसमें आज क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे हम मैनेजमेंट ऑफ निमेटोड। जैसे मैंने कल वाले लेक्चर में जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि जितने भी निमेटोड्स होते हैं जो हमारी क्रॉप को डैमेज करते हैं, ये इनका जो मैनेजमेंट है, यानी कि अपने फसलों में अगर ये लग रहे हैं, हमारे खेत में ये लग रहे हैं, तो इनको किस तरीके से मैनेज किया जाए। तो जितने भी निमेटोड हैं सब एक ही तरीके से मैनेज करे जाते हैं। तो मैंने बोला था कि मैं एक ही बार में सबको कंपाइल करके पढ़ा दूंगा। ये जितने भी मेथड हैं वो सभी निमेटोड में लग जाते हैं, तो आप उनको किसी भी तरीके से मैनेज कर सकते हो। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे एंटमोपैथोजेनिक निमेटोड। ध्यान से समझना, नाम इसमें तीन चीज लिखी है। एक तो एंटमो लिखा है, एक पैथो लिखा है और निमेटोड लिखा है। तो तीन चीजें इसमें हैं, यानी एंटमोलॉजी है, पैथोलॉजी भी है और निमेटोड भी है। यानी कि इस यहाँ पे बात हो रही है कुछ ऐसे चीजों की जिसमें ये तीनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं। कहने का मतलब निमेटोड भी लग जाएगा तो उससे उसकी वजह से डिजीज भी लग जाएगी, और निमेटोड लग जाएगा इंसेक्ट की वजह से। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से एसोसिएटेड होंगी। कुछ चीजें जो कि क्रॉप में नुकसान पहुंचाती हैं, तो उसके बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन सिस्टम ऑफ निमेटोड। निमेटोड का जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो अपनी जनसंख्या किस तरीके से बढ़ाते हैं, उनके बारे में डिटेल में नहीं समझेंगे, थोड़ा सा ही समझेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ही बुक में लिखा गया है और थोड़ा सा ही पूछा भी जाता है, डिटेल में पूछा भी नहीं जाता है। तो आज की वीडियो में इतनी सब चीजें पढ़ाने वाला हूँ, इतनी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो और इस समय फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो आप ये जो 8 सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं ये आप अच्छे से पढ़ रहे होगे। अगर आपको आप चाह रहे हो कि ये आपको अच्छे से पढ़ने को मिल जाए, इधर उधर भटकना ना पड़े, तो आपको क्या करना है, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करिए और स्कैन करके क्या करना है, 500 रुपये का पेमेंट करना है। 500 रुपये का जब आप पेमेंट कर दोगे तो फिर पेमेंट का आपको स्क्रीनशॉट मेरे तक भेजना है। मेरे तक भेजोगे कैसे? आप जाओ टेलीग्राम पे और टेलीग्राम पर जाके क्या करना है, @विजय कुमार गिरी 945 इतना जो लिखा गया है एग्जैक्ट ऐसे लिख देना। केस सेंसिटिव है, ना तो स्पेस देना है ना इन डॉट लगाना है। जिस तरीके से लिखा गया है बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से लिख के सर्च करोगे तो वहां पर आपको एक कॉन्टेक्ट मिलेगा। उस कॉन्टेक्ट में जाके आपको जो आपने पेमेंट किया है उसका आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। और टेलीग्राम जिस मोबाइल नंबर से चलाते हैं वो मोबाइल नंबर आपको सेंड कर देना है। इसके बाद जो आपको पूरा कोर्स है बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के जो ये 8 कोर्स हैं ये आपको प्रोवाइड करा दिया जाएंगे। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। टॉपिक शुरू करते हैं अपना निमेटोड। बात करेंगे निमेटोड की मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट करने का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझना। एक तो चीज होती है इरेडिकेशन। मैंने ये चीज आपको फंडामेंटल आई थिंक एग्रोनॉमी जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने उसमें बोला था। और इसके साथ साथ मैंने जब वो पढ़ाया था आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, तो उसमें बोला था दो शब्द होते हैं जब हम एग्रीकल्चर में किसी चीज को जो कोई ऐसा चीज है जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, चाहे वो खरपतवार हो, चाहे वो वीड हो, ओ सॉरी, चाहे खरपतवार हो, चाहे फिर कीट हो, चाहे फिर या कोई रोग हो, उसको एक तो होता है इरेडिकेट करना। बोले तो 100% हम उसको अपने खेत से निकाल देंगे। जैसे मान लो कि अगर हम बोल दिए वीड वीड इरेडिकेशन, तो वीड इरेडिकेशन का क्या मतलब है कि हम अपने खेत में हमने कसम खा ली है, अब हम एक शपथ ले चुके हैं कि अपने खेत में एक भी खरपतवार रहने नहीं देंगे। हमको कितना भी लगा देना पड़े, लाख 2 लाख करोड़ 10 करोड़ जो भी लगाना पड़ेगा, अपने खेत में हम एक भी खरपतवार रहने नहीं देंगे। पता चले उसमें 10,000 का गेहूं निकल रहा है और हम 20,000 केवल लगा दे रहे हैं कि इसमें खरपतवार निकलवाने हैं। तो वो इरेडिकेशन हो गया। वो दूसरा चीज है, वो हमारे लिए इकोनॉमिक नहीं है, क्योंकि 20,000 का अगर हमको 10,000 का अगर गेहूं मिल रहा है तो 20,000 हम उसमें नहीं लगाएंगे। दूसरी चीज होती है मैनेजमेंट की। इसमें क्या होता है कि हम इस तरीके से, चाहे वीड हो, चाहे इंसेक्ट पेस्ट हो, चाहे निमेटोड हो, चाहे कोई डिजीज लगी हो, उसको इतने लेवल तक हम मेंटेन कर लें कि जिससे हमारा जो इकोनॉमिक लॉस है वो मिनिमम हो या फिर ना हो, और हमारा जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम हो जाए। हम इसी को ध्यान में रख के कोई भी चीज अपने खेत में मैनेज करते हैं। इसी वजह से कभी भी ऐसा नहीं आता इरेडिकेशन ऑफ निमेटोड या इरेडिकेशन ऑफ इंसेक्ट या पेस्ट। हमेशा बात होती है मैनेजमेंट कि किस तरीके से इसको मैनेज करें, यानी कि इनकी जनसंख्या घटे या ना घटे हमसे उससे मतलब ही नहीं। हमको बस इतना मतलब है कि हमारी फसल में कम से कम लॉस हो, हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन पा पाए, और हमारे लिए इकोनॉमिक जितना हो उतना ही हम कर पाए। ठीक, तो इसी वजह से मैनेजमेंट की बात होती है। ये तो रहा इसका थोड़ा सा कि इरेडिकेशन क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, जो कि थोड़ा सा इस टॉपिक से थोड़ा हटके था, लेकिन मैंने बोल दिया, बता दिया। बात करेंगे केमिकल कंट्रोल की। सबसे इजी मेथड होता है, सबसे बेकार मेथड होता है,
और ये हमारी क्रॉप के लिए भी बहुत बेकार होता है, सॉइल के लिए भी बेकार होता है, और इससे इसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, जो हमारा उत्पाद निकलता है, वो भी हमारे कंजम्पशन के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन क्योंकि इजी है, दवा ले आओ छिड़क दो, निमेटोड मर जाएंगे, तो ये अच्छा मेथड इस तरीके से मतलब इजीली अवेलेबल है और इजीली अप्लाई कर सकते हो हम, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, तो ये मेथड होता है। तो बात करेंगे सबसे पहले केमिकल मेथड की, तो केमिकल कंट्रोल में आता है फ्यूमिजेंट्स। फ्यूमिजेंट्स के ध्यान से समझना। एक तो होता है, देखो, जब हम बात करते हैं दवा छिड़कने की तो तीन चीजें आती हैं। एक तो आता है स्प्रेइंग यानी कि छिड़काव करना, दूसरा आता है डस्टिंग, डस्टिंग का मतलब बुरकाव करना, और तीसरा आता है फॉगिंग। अब ध्यान से समझना। जब हम स्प्रेइंग करते हैं तो इसमें ड्रॉपलेट निकलते हैं। क्या निकलते हैं? ड्रॉपलेट निकलते हैं। बाल कटाने जब जाते हो तो स्प्रे करता है बाल में, बाल को गीला करने के लिए, तो वो क्या कर रहा होता है? वो स्प्रे कर रहा होता है, ठीक, उसको स्प्रेइंग बोलते हैं। जब हम सेंट लगाते हैं, इधर लगाते हैं, तो जो उसको छिड़कते हैं तो कैसे निकलता है? लिक्विड फॉर्म में जो होता है, वो छोटे छोटे बूंद में कन्वर्ट हो जाता है, माइन्यूट से, और वो निकलता है, तो उसको हम बोलते हैं स्प्रे। ठीक, अब ध्यान से समझना। जब वो बाल काट लेता है तो हमारे गले पे जो बाल पड़ा होता है, नाई जो बाल काटता है, तो गले पे जो बाल पड़ा होता है तो उसपे वो पाउडर छिड़कता है। तो जब वो पाउडर छिड़कता है तो उस पाउडर के छिड़कने को क्या बोलते हैं? डस्टिंग बोलते हैं। बात करेंगे कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड्स भी होते हैं जो पाउडर फॉर्म में आते हैं। तो जो पाउडर फॉर्म में आता है उसको जो अपने खेत में हमको छिड़कना होता है तो हम उसको बोलते हैं डस्टिंग। ठीक, स्प्रे में हम लिक्विड को डालते हैं, डस्टिंग में हम पाउडर को डालते हैं। तीसरा आ गया फॉगिंग। फॉगिंग में जब हमको कोई गैस नुमा चीज डालनी है तो हम फॉगिंग करते हैं। जैसे गाड़ी गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, जो ये बोलता है ना, नगर निगम वाला कचरा लेने आता है, तो वो बरसात के समय पे जो नालियां होती हैं वहां पर इस तरीके से फॉगिंग करता है। इस तरीके से वो धुआं धुआं फैला देता है, पूरा इलाका धुआं धुआं हो जाता है। तो वो क्यों करता है? वो इसी वजह से करता है कि वहां पर अगर कोई इंसेक्ट हो तो वो मर जाए, मच्छर हो तो मर जाए। इसी तरीके से फ्यूमिजेंट का काम होता है। समझ गए? तो ये तो दूर दूर की बातें थी। फ्यूमिजेंट्स का काम यही होता है कि ये कैसे निकलता है, ये धुएं के नुमा निकलता है, यानी कि गैस फॉर्म में निकलता है, और इससे हम अपने जो फसलें हैं उसको निमेटोड से बचाने के लिए करते हैं। फ्यूमिजेंट्स होते कौन कौन सा? एक तो आता है डीडी करके आता है, जिसको एक मिक्सचर होता है जिसमें क्या क्या होता है, 1,3-डाइक्लोरोप्रोपेन और 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। ये दोनों जो है फ्यूमिगेंट्स के तरीके से काम में आते हैं। और इसके साथ साथ आता है EDB, इथिलीन डाई ब्रोमाइड, और फिर BMR, मिथाइल ब्रोमाइड, और फिर एक आता है निमागोन। ये सभी जो केमिकल्स हैं, ये सभी केमिकल्स हम अपनी फसलों में यूज करते हैं निमेटोड को कंट्रोल करने के लिए। और ये किस फॉर्म में होते हैं, कई बार ये पूछा जाता है कि ये जो पर्टिकुलर केमिकल है ये किस फॉर्म में उपलब्ध होता है, यानी कि अगर हमको फसलों में डालना है तो हम क्या लगाएंगे? डस्टर लगाएंगे कि स्प्रे लगाएंगे कि फॉगिंग मशीन लगाएंगे? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये समझ लेना कि आता कैसे है, समझ गए? नहीं तो पता चला मेलाथियन सर जी हमने उसको स्प्रे कर दिया, तो मेलाथियन का हम स्प्रे नहीं कर सकते क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में आता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नॉन फ्यूजर्स, यानी कि ये इसके इसका हम क्या करेंगे, फॉगिंग के लिए काम में नहीं आएंगे। तो उसमें क्या आता है? कार्बामेट आता है, और इसके साथ साथ जिसको हम टेमिक के नाम से, इसका ट्रेड नेम जो है टेमिक है, फिर फ्यूराडान है। फ्यूराडान बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है, जरूर याद कर लेना। Furadon, one of the most important chemical which is used for the control of for the controlling of nematode in our crop for saving our crop। तो ये होता है फ्यूराडान, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। कार्बो, जिसको कार्बोफ्यूरान बोलते हैं, ये कार्बोफ्यूरान जो होता है इसका केमिकल नेम होता है। और जो ये फ्यूराडॉन है, ये फ्यूराडान ट्रेड नेम से आता है, यानी कि जब आप जाओगे लोगे तो ये नाम किस नाम से मिलेगा? ये फ्यूराडान नाम से मिलेगा। इसका जो केमिकल फॉर्मेशन होता है वो होता है कार्बोफ्यूरान होता है। तो ये कुछ है, जैसे ये वेपान आता है, वेपान एक नाम सुना होगा ना, वेपान जिंक कोराजन, गन्ने में आपने सुना होगा। तो वेपान उसमें डालते हैं क्योंकि निमेटोड उसमें लग रहा होता है, तो एक जिंक कोराजन भी पड़ जाता है, तो उससे थोड़ा न्यूट्रेंट भी मिल जाता है। और ये वेपान भी डाल देते हैं जिसको हम मिथाइल सोडियम बोलते हैं। तो इसकी वजह से जो निमेटोड है उनकी जनसंख्या घटती रहती है, तो ये यूज करते हैं। इसके साथ साथ और बहुत आता है, जैसे निमाफोस आता है, नेमाक्योर आता है, और थीमेट आता है। थीमेट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निमेटिसाइड है, थीमेट। तो इसको भी याद कर लेना। तो अगर हम बात करें केमिकल की, तो केमिकल में देखो क्या क्या अपने को मिलेगा। एक तो मिलेगा थेमिक, फ्यूराडाउन, वेपॉन, और थीमेट। ये इतनी जो दवाएं हैं, और निमाफोस, ये इतनी जो दवाएं हैं, इतनी दवाएं का कहने का मतलब इतने जो केमिकल्स हैं, ये यूज होते हैं हमारी फसलों में निमेटोड को कंट्रोल करने के लिए। बात करेंगे फिजिकल मेथड की। फिजिकल मेथड में क्या होता है?
यूज ऑफ हॉट वाटर, जैसे मैंने कल बताया था कि कोई भी निमेटोड है वो उसको अगर 54 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे दोगे और कितने देर तक, 10 से 12 मिनट तक, तो वो मर जाएगा, उसकी जान निकल जाएगी। तो उसको क्या करना है, उसको करने के लिए आपको क्या करना है कि पानी गर्म कर लो, और पानी केवल इतना ही गर्म हो कि 54 डिग्री सेंटीग्रेड ही हो। अगर वो 55, 56, 60 पहुंच गया तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आपका जो सीड है उसका एम्ब्रियो मर जाएगा, फिर उससे सीड नहीं निकलना है, फिर उससे जर्मिनेशन नहीं होने वाला है। तो इतना ना गर्म कर दो कि उबल जाए, पता चला उबाल के रख दिए, तो इस ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते। कितना करना है, 54 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लगभग गर्म हो जाए, उसमें डाल दो, 10 से 15 मिनट तक, 10 से 12 मिनट तक रखे रहोगे। उसके बाद निकाल लो, साफ कर लो, सुखा लो, सुखाने के बाद फिर अपने खेत में डाल दो। तो इससे जो सीड में जो रहते हैं, सीड में जो स्पोर रहते हैं निमेटोड के, वो सभी मर जाएंगे, सीड वाले स्पोर मर जाएंगे। तो अगली जो हमारी फसल ग्रो होगी उसमें नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर सॉइल में है तो उसके लिए तो दूसरा तरीका है, क्योंकि हम मिट्टी को गर्म नहीं कर सकते, इस तरीके से नहीं, डिप्लॉइंग करते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे। इसके बाद होता है इरेडिएशन, ऑस्मेटिक प्रेशर और अल्ट्रासोनिक, ये सभी भी मेथड होते हैं, लेकिन ये सभी उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो बात करेंगे केवल ही ये हॉट वाटर जो ट्रीटमेंट है ये किया जाता है। एक चीज और मैं बताऊं, बहुत सारे ऐसे जो फंगल डिजीज होती है उसमें भी हॉट वाटर ट्रीटमेंट की बात करी जाती है, जो कि मैंने आपको पैथोलॉजी जब मैंने पढ़ाया था तो पैथोलॉजी में बोला था कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट पैथोलॉजी में भी यूज करते हैं। तो ये भी चीजें याद करना। एक चीज और मैं बता रहा हूँ, अगर आप कोई फैक्ट याद कर रहे हो तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि चीजों को हम इंटर रिलेट करके याद करें। जैसे जब मैं यहाँ फ्यूमिजेंट्स बोल रहा हूँ तो मैंने फिर आपको स्प्रे भी बता दिया और डस्टर भी बता दिया, जो कि मैंने आपको एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी दोनों जगह पढ़ाया था। तो इससे आपको रिकॉल हो जाएगा कि आपने ये पढ़ा था और ये फिर से आ सकता है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो फैक्ट जो है वो इस तरीके से आसानी से याद होते हैं। बात करेंगे रेगुलेटरी मेथड, जैसे रेगुलेटर होता है, रेगुलेटर समझते हो, जिसे हम रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट करने का मतलब नियमित करते हैं, नियत करते हैं, मतलब न तेज हो न धीम हो। तो रेगुलेटरी मेथड में क्या होगा, सच एज adoption of legislative quarantine regulation, potato tuber use as seed material, restricted use from Nilgiri Hills, Tamil Nadu to other part of the country। ध्यान से समझना, मैंने बोला था अभी जब मैं पढ़ा रहा था आपको रूट नॉट निमेटोड के बारे में, तब मैंने इसको बोला था कि तमिलनाडु में जो नीलगिरी हिल्स वाला एरिया है वहां पर ये जो निमेटोड है, रूट नॉट निमेटोड, ये हमेशा लगता है, मतलब ज्यादातर समय पे ये हर साल लग जाता है। कहीं कहीं पर लगता है लेकिन हर साल लगता है। तो वहां से अगर कोई ऐसा पोटैटो है जो यूज होने जा रहा है किसी दूसरे स्टेट में या भारत के किसी और भी जगह पे जा रहा है सीड के तरीके से, मतलब खाने के लिए, तो कहीं से भी आ जाए तो खाने के लिए तो अपन खा जाएंगे, निमेटोड को भी खा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अगर उसको हमने बुआई के लिए यूज किया है, मतलब वहां से हम ले आए उसका ट्यूबर और इसको हम फिर सोइंग के लिए यूज कर रहे हैं, ट्रांसप्लांटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो प्रोहिबिटेड है। मतलब आप उस तमिलनाडु से अगर ला के आप बुआई करना चाहोगे तो नहीं ला पाओगे। वहां से लाने के लिए एक सर्टिफिकेशन होता है, वो सर्टिफिकेशन भी मैंने रूट नॉन नेमेटोड जब पढ़ा रहा था तब मैंने उसको बता दिया था। तो वो सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। तो एक होता है रेगुलेटरी मेथड, मतलब ये रेगुलेट करते हैं, जैसे जैसे चोरों को रेगुलेट करा जाता है, यहाँ से भाग ना जाए तो नाकाबंदी कर दो, उस तरीके से इसकी नाकाबंदी कर दी जाती है। कोई भी चीज यहाँ से वहां नहीं जा पाती अगर वो तमिलनाडु की है, नीलगिरी हिल्स की, क्योंकि अगर ये रूट नॉन निमेटोड पूरे भारत में फैल गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। बात करेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड की, तो कोई से जैसे कुछ फंगस आते हैं, बात करेंगे पाइसिलियोमाइसिस लीलासिनस, जिसमें बोलते हैं वो भी पैरासाइट होता है। फिर उसके बाद बैक्टीरियाज आते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनका जो लार्वल पैरासाइट होते हैं, कहने का मतलब ये बैक्टीरिया जो होगा, ये निमेटोड का जो लार्वा होता है, 4 लार्वा जो इसके बीच में होते हैं, एग और 4 लार्वा, और उसके बाद फिर एडल्ट होता है, तो वो लार्वल स्टेज को खा जाएगा। तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल भी कर सकते हो। निमेटोड का जो दुश्मन है उसको अपने खेत में डाल दो तो निमेटोड को वो खा जाएगा। बात करेंगे कल्चरल मेथड की, कल्चरल मेथड भी बहुत अच्छा होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कुछ नहीं करना, थोड़ा मोड़ा काम करोगे सही हो जाएगा। कैसे करना है, क्रॉप रोटेशन लगा दो बार बार। जैसे पता चल रहा है कि वीट हमारी क्रॉप है, वीट में लग रहा है, या पता चला पोटैटो में लग रहा है, तो क्या करो, पोटैटो बो ही ना यार, इसकी बुआई नहीं करोगे लगेगा क्या, क्या करोगे, एक साल पोटैटो लगाया, फसल बहुत बर्बाद हो गई, प्रोडक्शन घट गया, दूसरे साल नहीं लगाया, तीसरे साल नहीं लगाया, चौथे साल फिर लगा दिया, अब ये 2 साल जब होस्ट नहीं पाएगा, तो क्योंकि निमेटोड जो होते हैं काफी होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, तो इसको अगर होस्ट नहीं मिलेगा, खाने को मिलेगा नहीं, तो इनकी जनसंख्या घट जाएगी, फिर वो आलू लगा दो। तो क्रॉप रोटेशन लगा के सबसे अच्छा होता है। बात भी बोला जा रहा है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर मोलिया डिजीज, जो कि मोलिया डिजीज लगता है उसको कंट्रोल करने के लिए। क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये है कि मोलिया डिजीज लगता किस में है?
मोलिया डिजीज अभी मैंने पिछले लेक्चर में या पिछले से पिछले वाले लेक्चर में पढ़ाया था मोलिया डिजीज के बारे में। बताओ किस क्रॉप में लगता है? ग्रोइंग ऑफ मस्टर्ड एंड ग्राम। अगर ये मोलिया डिजीज लग रही है उस क्रॉप में जो मैं पूछ रहा हूँ, उसको अगर रोकना है तो क्या करो, उस खेत में मस्टर्ड या फिर ग्राम की बुआई करनी शुरू करो। 1-2 साल तक मस्टर्ड या फिर ग्राम बो दोगे तो इससे मोलिया डिजीज जो लगने की संभावना है वो घट जाएगी, क्योंकि इसका जो निमेटोड है वो उसकी जनसंख्या घट जाएगी। इसके बाद बात करते हैं ट्रैप क्रॉप। ट्रैप क्या होता है? ट्रैप बिछाया जाता है ना, जैसे वो गुंडा जो होता है वो हीरो को पकड़ने के लिए ट्रैप बिछाता है, जाल बिछाने, एक तरीके से बोल सकते हो। तो ट्रैप में क्या होता है, जैसे मान लो कि ये हमारी क्रॉप है और ये हमारा ट्रैप है और ये हमारा निमेटोड है। अब निमेटोड चल रहा है, इसको होस्ट एक चाहिए। अभी अगर यहाँ चला आया तो ये हमारी क्रॉप को डैमेज करेगा, और यहाँ है तो ये हमारा ट्रैप है। क्या करेंगे हम इसको इस तरीके से सेट करेंगे कि ये जो निमेटोड है ये हमारी क्रॉप को ना डैमेज करके यहाँ चला जाए, ट्रैप क्रॉप को डैमेज करे। अब क्योंकि ट्रैप क्रॉप जब डैमेज होगी तो हमारा जो मेन क्रॉप है वो सुरक्षित रह जाएगी। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा करेंगे, जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने, ये हमारा खेत है, इसमें हमने कोई एक एक्स फसल लगा रखी है जो कि एक होस्ट है। तो यहाँ पर हम कोई एक वाई फसल इसमें इंटरक्रॉपिंग कर देंगे साथ में, और ये ट्रैप के रूप में काम करेगी। इसमें निमेटोड ना लग के इसमें निमेटोड लग जाएंगे तो हमारी जो मेन फसल है वो सुरक्षित हो जाएगी। वो ऐसे कैसे कर सकते हैं, जैसे मस्टर्ड कंटेंट एलाइल आइसोथायोसाइनेट। एलाइल आइसोथायोसाइनेट की मैं बात करूं, ध्यान से समझना। जो मस्टर्ड होती है, मस्टर्ड में थोड़ी सी चरपराहट होती है। चरपराहट ऐसे मतलब मस्टर्ड को कभी अपनी आंख में डाल लो, देखो कैसे लगेगा। तो उसमें जो थोड़ी सी चरपराहट होती है उसमें एक केमिकल होता है अलाइल आइसोथायोसाइनेट। ये टॉक्सिक होता है सिस्ट नेमेटोड के लिए। जो सिस्ट नेमेटोड होता है इसके लिए टॉक्सिक होता है। तो अगर कहीं भी सिस्ट नेमेटोड लग रहा है तो वहां पर अगर हमने मस्टर्ड की खेती कर दी बीच बीच में, तो ये सिस्ट नेमेटोड भाग जाएगा, क्योंकि ये टॉक्सिक होता है। मस्टर्ड के अंदर का जो केमिकल होता है। बात करेंगे मेरीगोल्ड की। मेरीगोल्ड वन ऑफ द बेस्ट ट्रैप क्रॉप फॉर द निमेटोड। ये मैंने 1-2 लेक्चर पीछे भी बोला था कि निमेटोड निमेटोड को कंट्रोल करने के लिए मेरीगोल्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं टेरथिनिलिन। ये क्या करता है, रिड्यूस करता है पॉपुलेशन ऑफ मेलोडोगानी को। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा गया है, तो इस वजह से इसको बहुत ही ध्यान से याद कर लेना कि मेरीगोल्ड जो होता है वो कौन से निमेटोड की ट्रैप क्रॉप के रूप में यूज होता है। तो निमेटोड का नाम है मेलेडोगाइनी स्पीसीज। और मैंने ये भी बताया था कि जब पहला लेक्चर मैं नेमेटोलॉजी का पढ़ा रहा था तभी बोला था कि मेलोडोगाइनी स्पीसीज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट and nematode which is responsible for major destruction which is only governed by nematode for our crop। कहने का मतलब जो हमारी क्रॉप में ज्यादातर डिस्ट्रक्शन होता है वो मिलोडोगानी स्पीसीज का जो निमेटोड होता है उसी से ज्यादा होता है, ज्यादातर नुकसान यही करता है। इसके साथ साथ आता है अपना पैराट्राइसिकलस, और इसके साथ आता है रोटलैंकुलस। ये जो 3 निमेटोड हैं इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए मेरीगोल्ड आता है। तो मेरीगोल्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि मेरीगोल्ड को कौन से निमेटोड को ट्रैप करने के लिए यूज करा जाता है। तो ये ध्यान से समझ लेना। बात करेंगे फ्लडिंग का मेथड। अब इसमें देखो ध्यान से ऐसे समझना, जब पानी भर जाएगा तो निमेटोड को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये मर जाएगा, ठीक। तो फ्लडिंग कर सकते हो, मतलब पानी भर दो यार खेत में, ऐसे कर सकते हो। तो इस तरीके से हम आलू में तो पानी भर के रोक नहीं सकते, आलू सड़ जाएगी। अगर हमारा क्या कहते हैं, धान धान में अगर लग रहा है तो हम इसको रोक सकते हैं। धान में इसको क्या कर देंगे, फ्लडिंग कर देंगे तो रुक जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे निमेटोड्स हैं जो धान में फ्लडिंग करने के बाद भी नहीं रुकते हैं, तो वो अलग अलग सिनेरियो है, तो वो आप देख लेना। तो फ्लडिंग का मेथड भी हम यूज कर सकते हैं। बात करेंगे फिर प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन थ्रू हेल्दी प्लांट मटेरियल, शुद्ध शुद्ध जिसम प्लांट को लगाओ। अगर प्लांटिंग मटेरियल, सॉरी प्लांट मटेरियल बोल रहा हूँ, प्लांटिंग मटेरियल यानी कि प्लांटिंग मटेरियल अगर हमारा सेफ है, उसमें कोई निमेटोड नहीं है, तो हमारी जो ऑफ स्प्रिंग आएगी, उसके जो बच्चे पैदा होंगे वो बहुत सुरक्षित रहेंगे, ठीक। यहाँ समझ लो, कोई हमने आलू का ऐसा ट्यूबर ऐसा लगा दिया जो कि बहुत ही सुरक्षित है, इसमें निमेटोड के नामो निशान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये ट्यूबर बिल्कुल सुरक्षित है, इसको हमने अपनी मेन फील्ड में लगा दिया, तो हमारी जो क्रॉप होगी सुरक्षित होगी, क्योंकि इसमें कोई स्पोर नहीं है निमेटोड का, तो हमारी फसल नहीं खराब होगी, सुरक्षित बनी रहेगी। एक मैंने बोला था डीप सोइंग, अभी सॉरी डीप प्लॉइंग, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं बोल रहा था तो डीप प्लॉइंग भी बोला था। तो उसमें सॉयल सोलराइजेशन,
सॉइल सोलराइजेशन का क्या मतलब होता है, मिट्टी जो है, मिट्टी के अंदर ही निमेटोड होता है। जैसे अगर हमारा सीड के अंदर निमेटोड है तो पानी गर्म करके वो जो मैंने मेथड होता है, रामबाण तरीका है, उस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। सॉइल सोलराइजेशन वाले मेथड में क्या करते हैं, मान लो मिट्टी में अगर है तो फिर क्या करोगे, मिट्टी को थोड़ी पानी गर्म करके डाल के सही कर पाओगे। इसके लिए सॉइल सोलराइजेशन मेथड होता है, नेचुरली ये आपका हो जाएगा। क्या करना है, जब ठेठ गर्मी पड़ती है मई जून की, उसमें क्या करना है, एक गहरी जुताई कर देनी। ठीक, एक गहरी जुताई कर दोगे तो इससे क्या होगा, ध्यान से समझना। इन समर इट इज इफेक्टिव बाय 2-3 क्रॉस डीप प्लॉइंग एंड यूज ऑफ प्लास्टिक सीट फॉर सोलराइजेशन। ध्यान से समझना, कह रहा है कि जब बहुत गर्मी पड़ रही हो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, जब चिलचिलाती धूप पड़ रही होती है, उस समय खेत की जुताई कर दो। अब वो जुताई क्या करनी है, 2 से 3 बार करनी है, ऐसा नहीं है कि ही बार में। जैसे आज एक बार मैंने जुताई कर दी, अब वो 2-3 दिन बिल्कुल धूप लगेगी उस पे, सब निमेटोड धूप से मर जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसके बाद फिर क्या होगा, फिर से एक बार जुताई कर दो, फिर से मिट्टी पलट जाएगी, फिर से मर जाएंगे। ऐसे 2-3 बार कर दोगे तो निमेटोड की जो संख्या है वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। तो सॉइल सोलराइजेशन मेथड भी काफी ज्यादा इफेक्टिव है अगर हमको निमेटोड को कंट्रोल करना है। तो ये तो था मैनेजमेंट की बात। अब हम बात करेंगे एंटमोपैथोजेनिक निमेटोड की। निमेटोड फैमिलीज, जो निमेटोड के अंदर ये 2 फैमिलीज आती हैं, नाम इनका है स्टेर निमेटाइड, स्टेर निमेटिडी, और है दूसरा है हेटेरो रेपडिडी, जो भी है पढ़ने मिल रहा है। तो ये दोनों जो फैमिलीज हैं निमेटोड की फैमिली, देखो यार याद नहीं, मतलब पूछा नहीं जाता तो बहुत ध्यान से नहीं समझना, ऐसे समझ लो कि ये 2 फैमिली है। इसके निमेटोड जो होते हैं हैव ए पोटेंशियल एज बायोकेमिकल एजेंट, इनके अंदर ऐसा पोटेंशियल होता है कि ये बायोकेमिकल एजेंट के तरीके से काम कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर एंटमोपैथोजेनिक निमेटोड्स एंड आर फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, दे एसोसिएटेड विद symbiotic बैक्टीरिया, नाम है जिसका जेनोर हेब्डस बैक्टीरिया, एंड एसोसिएटेड विद स्टेनरमा स्टेनरनेमा एंड द फोटो रैबिडस बैक्टीरिया, एंड एसोसिएटेड विद निमेटोड हेट्रो रैबिडिटी। ध्यान से समझना, जो बात बोल रहा है, नाम बड़े कठिन कठिन से है, पूछा नहीं जाता है। इतना ध्यान से समझना कि ये जो सभी चीजें हैं, ये जो चाहे ये बैक्टीरिया हो, और चाहे फिर ये वाला बैक्टीरिया हो, और चाहे फिर ये दोनों निमेटोड की फैमिली हो, ये दोनों आपस में एक तरीके से बायोकेमिकल एजेंट के तरीके से ये काम करते हैं। ये बायोकेमिकल एजेंट के तरीके से, बायो कंट्रोल एजेंट के तरीके से काम करेंगे। कहने का मतलब ये है कि यार जब ये बैक्टीरिया होगा, चाहे ये वाला बैक्टीरिया हो जाए, चाहे ये वाला बैक्टीरिया हो जाए, चाहे ये वाला बैक्टीरिया हो जाए, तो इस फैमिली के जितने भी निमेटोड होंगे वो नहीं लगेंगे आपके खेत में। सीधी सीधी बात यही लिखी है, इतनी कठिन सी लिख दी गई है। बात करेंगे एंडमोपैथो निमेटोड प्रोडक्ट्स इन इंडिया। ए कॉमर्शियली फॉर्मुलेशन इकोमैक्स इज अवेलेबल, इट इज प्रिपेयर फॉर द निमेटोड। ये निमेटोड, जो 2 निमेटोड हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए इकोमैक्स नाम का एक केमिकल फॉर्मुलेशन आता है, इसका हम उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब यार ये वही ढेर सारे बैक्टीरिया होते हैं जो निमेटोड को मारते हैं, इकोमैक्स के नाम से दवाई आती है, इसी के बारे में बात हो रहा है। एक प्रोडक्ट और आता है जिसको हम बोलते हैं न्यू प्लेक्टाना कार्पो कैप्सी विथ बैक्टीरिया एक्रो एक्रोमोबैक्टर निमेटोफिलस इज कॉमनली नेम है, जिसको हम डीडी 136 बोलते हैं, इज आल्सो अवेलेबल इन द सेवरल लैब अंडर द ट्रेड नेम ऑफ ब्लैक कमांड। ध्यान से समझना, एक तो आता है इकोमैक्स के नाम से, इसके अंदर भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो निमेटोड को मारते रहते हैं। दूसरा आता है एक दवाई ब्लैक कमांडो, जो निमेटोड को मारने का काम आता है। बस इतना ही पूछा जाता है, बहुत ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। और ये दोनों है क्या, इसमें ब्लैक कमांडो में भी बैक्टीरिया आता है और इको में भी बैक्टीरिया ही आता है। तो ये दोनों बैक्टीरिया जब खेत में पड़ जाएंगे तो निमेटोड को ये मारते रहेंगे। तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड होता है, इतना डीप में कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, तो इस तरीके से इसको याद कर लेना। बात करेंगे इसमें वायरस वेक्टर निमेटोड। ध्यान से समझना, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले जो 2 स्लाइड पढ़ाया, हो सकता है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसको ध्यान से समझना। बात करेंगे NEPO वायरस, ठीक, निमेटोड एंटमोपैथो वाले वायरस, यानी कि जिसको हम बोलते हैं निमेटोड ट्रांसमिटेड पॉलीहेड्रल पार्टिकल्स ऑफ वायरस। कहने का मतलब
निमेटोड को ट्रांसफर करने वाले ऐसे वायरस, ऐसे पॉलीहेड्रल पार्टिकल वायरस जिनको निमेटोड फैलाते हैं, ध्यान से समझना। ऐसे वायरस वाली बीमारी जो निमेटोड फैलाते हैं, सीधा सीधा बात यही कह रहा है। बात करेंगे जैसे टोबैको में जो ब्लैक रिंग लगता है, ये कौन फैलाता है? लॉन्गिडोरस स्पीसीज फैलाता है। ये क्या है? एक तरीके का वायरस है, ठीक, जिसको हम बोलते हैं टोमेटो ब्लैक रिंग। ये भी एक वायरस है, एक बीमारी है जो फैलता है इस वायरस की वजह से। और इसको फैलाता कौन है? लॉन्गिडोरस स्पीसीज फैलाता है। बात करते हैं रसबेरी रिंग स्पॉट, इसको लॉन्गिडोरस इलोगेटस फैलाता है। ग्रेप वाइन फैन लिप, जिसको GFLV बोलते हैं, इसको फैलाता है जिफिनेमा इंडेक्स। ये एग्जाम में पूछा गया है, इस वजह से मैंने बोला कि ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लेना। क्या है? जीफेनेमा इंडेक्स जो है, ये ग्रेप वाइन में जो फैन लीफ वायरस लगता है उसको कंट्रोल करने के लिए, ओ सॉरी, उसको ये फैलाता है, कंट्रोल करने के लिए जो बोल दिया है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। बात करेंगे टोबैको या फिर टोमेटो रिंग स्पॉट, चाहे टोबैको की बात कर लो और चाहे टोमेटो की। ये जो रिंग स्पॉट होते हैं, इनको कौन फैलाता है? ये एक वायरल डिजीज है जिसको फैलाता है जिम्फेनिमा अमेरिकाना, ये फैलाता है। ये एक तरीका का निमेटोड होता है जो कि इस वायरस को फैलाता है। बात करेंगे NETU या फिर TORBA वायरस, जिनको निमेटोड ट्रांसमिटेड ट्यूबर पार्टिकल्स, ये होता है इसका फुल फॉर्म। जैसे टोबैको रेटल वायरस, टोबैको रेटल वायरस कौन फैलाता है? ट्राइकोडोरस सिमिलिस, ट्राइको ट्राइकोडोरस सिमिलिस जो है, ये निमेटोड जो है, ये टोबैको रोटल वायरस को फैलाता है। पी अर्ली जो ब्रोइंग है, ये कौन फैलाता है? ट्राइकोडोरस स्पीसीज फैलाता है। इसके साथ साथ जो पेपर रिंग स्पॉट वायरस है, इसको कौन फैलाता है? पैरा ट्राई पैराट्राइकोडोरस माइनर, पैराट्राइकोडोरस माइनर जो ये होता है, ये पेपर रिंग स्पॉट को फैलाता है। ध्यान से समझना, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बार बार रटते रहना, तो ये चीजें आपको अच्छे से याद हो जाएगी कि कौन सा वायरस कौन सा निमेटोड फैलाता है। आपको जो इधर वाला दिख रहा है, आपको यहाँ पर जो चीजें दिख रही हैं, ये वायरस है, ये सॉरी, ये सब निमेटोड हैं जो फैलाते हैं। और इधर ये वायरस है, ये सभी वायरस इन सभी निमेटोड की वजह से फैलता है। अगली स्लाइड की बात करें तो फीमेल ओवरीज कैसी होती है और मेल टेस्टिकल्स कैसा होता है। निमेटोड में अगर हम बात करें मेल और फीमेल की, तो फीमेल के अंदर ओवरी पाई जाती है और मेल के अंदर टेस्टिकल्स पाए जाते हैं, जिसको यहाँ इसको बोलते हैं अंडाशय, इसको बोलते हैं अंडकोश। तो ये होता है। बात करेंगे मोनोडेल्फिक, मोनोडेल्फिक कौन होता है? जिसकी जिसकी एक ही ओवरी काम कर रही होती है। ध्यान से समझना, जब आप बात करोगे फीमेल की, तो फीमेल का मैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाने का प्रयास कर रहा हूँ इस तरीके से। अगर आपने थोड़ा सा बायो पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, इस तरीके से फीमेल का जो ह्यूमन बीइंग का होता है, वो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इस तरीके से होता है। तो ये जो यहाँ पर लगा होता है, जहाँ पर एग का निर्माण होता है, उसको ओवरी बोलते हैं। अगर कोई ऐसा निमेटोड है जिसकी केवल एक ही ओवरी फंक्शनल है, मान लो ये काम कर रही है और ये दूसरी वाली काम नहीं कर रही है, ये खराब होने की वजह से नहीं, इनका नेचुरली ऐसा होता है, एक ही काम करती है। तो अगर इस तरीके से है तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोडेल्फिक बोलते हैं। और एक होता है डाइडेल्फिक, जिसकी दोनों ओवरी फंक्शन करती है। बात करते हैं मोनोप्रोडेल्फिक, जिसमें द फीमेल गोनोडक्ट इज वन इन नंबर एंड प्रोजेक्टेड एंटीरियरली। फिर इसके बाद बात हैं एम्फीडेल्फिक, इन फीमेल वन गोनोडक्ट इज प्रोजेक्टेड इंटरनली एंड अदर पोस्टीरियरली, यानी कि एक अंदर की तरफ होता है, एक बाहर की तरफ होता है। इसी के बारे में बात किया जा रहा है। दूसरा, अगर हम बात करें मेल टेस्टिकल्स की, तो मोनोर्किक, यानी ओनली वन टेस्टिकल्स इज प्रेजेंट। इसमें जस्ट उसी का जस्ट उल्टा है, उसी का जस्ट सेम ही है। जैसे अगर हम बात करें आदमियों में, तो आदमियों में मतलब जो मेल होता है, उसमें इस तरीके का जो उसका जननांग होता है, मेल का इस तरीके से होता है। अब इसमें ध्यान से समझना, ये वाली जो चीज है, अगर केवल एक ही टेस्टिकल से, ये जो ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इसमें जो दो चीजें पाई जाती हैं, इसमें केवल एक ही चीज की बात हो रही है, यानी कि एक ही फंक्शनल है और एक फंक्शनल नहीं है। तो अगर इस तरीके से, तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोर्फिक। बात करते हैं डायोर्फिक, जिसमें दोनों टेस्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। द स्पेकुलर gubernaculum and bursa are the secondary sexual organ in मेल निमेटोड। ये जितने भी चीजें हैं, ये सभी क्या होती हैं? ये मेल निमेटोड के जो होते हैं, ये दूसरे सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन जिनको हम कहते हैं। मोस्ट ऑफ निमेटोड जनरली पोसेस ए सिंगल जेनिटल ट्रैक इज नोन एज मोनोर्किक, यानी कि ज्यादातर जो निमेटोड पाए जाते हैं,
वो निमेटोड कैसे होते हैं, मोनोर्किक होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो एक ही टेस्टिकल प्रेजेंट होता है, उनके अंदर एक ही टेस्टिकल होता है या दो टेस्टिकल नहीं होते हैं, केवल और केवल एक ही टेस्टिकल इस तरीके से प्रेजेंट होता है। ये आपकी फीमेल मेल की बात हो रही है, निमेटोड है। इसके बाद बात करेंगे वोल्टिनिज्म, रिफर्स टू ए नंबर ऑफ जनरेशन इन ईयर। कहने का मतलब एक निमेटोड एक साल में कितने जनरेशन बिता रहा है, उसी को बोलते हैं वोल्टिनिज्म। जिसमें पहला होता है मल्टी वोल्टिन निमेटोड, यानी कि एक ही साल में कई जनरेशन इनकी हो जाती है, यानी कि एक ही साल में इनके बच्चे बच्चे के बच्चे बच्चे के बच्चे बच्चे के बच्चे, इस तरीके से इनकी कई जनरेशन हो जाती है केवल एक साल में। इस तरीके से कौन कौन से निमेटोड होते हैं, मेलोडोगाइनी होती है, मेलोडोगाइनी इनकॉग्निटा होता है, और दूसरा होता है प्रैक्टिलेनकस होता है, और रोटलेनकुलस होता है, और इसके साथ साथ टैलेनकुलस होता है। तो ये जो तीन चार नेमेटोड हैं, ये सभी मल्टी वोल्टाइल नेमेटोड्स, वोल वोल मल्टी वोल्टाइन नेमेटोड होते हैं। बात करेंगे यूनिवोल्टाइल, ओनली वन जनरेशन इज कंप्लीटेड इन ईयर। एक साल में केवल एक ही जनरेशन कंप्लीट होगी। इसमें क्या क्या आता है, अंगुनिया ट्रिटिसाई आता है, अंगुनिया ट्रिटिसाई गेहूं में लगता है। और इसके साथ साथ एंड इन हेटेरोडोरा ओनली, हेट्रोडोरा एवनी इज, इसमें केवल एक हेट्रोडोरा एवनी होता है, ध्यान से समझना। केवल दो ही ऐसे निमेटोड होते हैं, एक अंगोनिया ट्रिटिसाई होते हैं और एक हेट्रोडेरा एवेनी होते हैं, जो अपनी एक साल में केवल एक ही जनरेशन कंप्लीट करते हैं। इसी वजह से इनको यूनिवोल्टाइन बोलते हैं। और मल्टीवोल्टाइन में ये जो मेलेडोगाइनी इनकॉग्निटा है, और प्रेटलैंकस है, या फिर रोटलैंकुलस है, और इसके साथ साथ टैलेंकुलस है, ये सभी क्या है, ये मल्टी वोल्टाइन होते हैं निमेटोड, जो कि एक से ज्यादा जनरेशन एक साल में कंप्लीट करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले, क्योंकि पढ़ाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। तो आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करें, आपके जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।